बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शमसुल आमिन एंड वेलकम टू बूम अकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ओम लॉ, चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ सेकंड ईयर फिजिक्स विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओम लॉ हमारे पास एक रिलेशन है। अगर हमारे पास एक मेटल है या हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को अगर हम कनेक्ट कर ले एक पोटेंशियल डिफरेंस से, एक बैटरी से कनेक्ट कर ले, तो उसी कंडक्टर में क्या होगा, उसी कंडक्टर में हमारे पास जो है करंट पास होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के मुताबिक होगा। तो ओम जो है ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि ये जो कंडक्टर है इससे जो करंट पास हो रही है, ये करंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वोल्टेज। ये करंट डिपेंड करेगा डायरेक्टली ऑन दिस वोल्टेज। सो सबसे पहले तो ये एमसीक्यूज याद रखें कि V इज इक्वल टू आई आर। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछेगा कि V हमारे पास डायरेक्टली पोर्शन है R को, V हमारे पास डायरेक्टली पोर्शन है I को, I हमारे पास डायरेक्टली पोर्शन है V को, एंड सो ऑन। इसी तरह की इक्वेशन होंगी कि कौन सा इक्वेशन ओम लॉ के मुताबिक सबसे करेक्ट है। ओम लॉ ने हमें कहा था कि करंट जो है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ को, वोल्टेज को, जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम अप्लाई कर लें। और ये तब होगा जब हमारे पास जो है फिजिकल कंडीशंस जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो। अगर हम जो है इसी कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशंस है अगर हम उसको चेंज नहीं कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ को चेंज ना करें, टेम्परेचर को चेंज ना करें, मैकेनिकल स्ट्रेन को चेंज ना करें, तो हमारे पास जो है फिर ये करंट जो पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देता हूँ तो मेरे पास जो है क्या बनेगा, ये मेरे पास जो है ये जो कांस्टेंट है वो है 1/r। सही है। सो याद रखें कि ओम लॉ में कांस्टेंट हमारे पास r नहीं है, कांस्टेंट हमारे पास है 1/r। सो अगर आपसे स्कूल में पूछे कि ओम लॉ में कांस्टेंट क्या है, तो ओम लॉ में हमारे पास वो कांस्टेंट जो है दैट इज 1/r। अब इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा V इज इक्वल टू आई आर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ओम लॉ। ये हमारे पास V जो है पोटेंशियल अप्लाइड है, अप्लाइड पोटेंशियल। ये हमारे पास वोल्ट है। ये हमारे पास जो रजिस्टर है उससे जो है वो करंट पास हो रहा है आई, और ये हमारे पास उसका रेजिस्टेंस। ओम ने कहा कि V हमारे पास बराबर होगी आई आर की, या आई हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी V के। अगर हम टेम्परेचर और स्ट्रेन जो है ये क्वांटिटीज हम क्या रखें, ये हम कांस्टेंट रखें, इसको हम जो है चेंज ना करें। दूसरी बात, ये ओम लॉ जो है दिस इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, नॉट यूनिवर्सल लॉ। याद रखिए ये यूनिवर्सल लॉ हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल लॉ हमारे पास वो लॉ होगी जो हर सब्सटेंस के लिए सेम होगी। जिस तरह न्यूटन लॉ ऑफ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो वो हमारे पास सेम होती है फॉर ऑल सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर हमारे पास जो ओम लॉ है ये हमारे पास यूनिवर्सल नहीं है। इट मीन्स कि इट विल बी नॉट अप्लाई फॉर ऑल बॉडी, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं होगी फॉर ऑल सब्सटेंसेस, फॉर ऑल सब्सटेंसेस। सो हमारे पास जो सब्सटेंसेस है उन सब्सटेंसेस को जो है हम टू टाइप्स पर डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास जितनी भी सब्सटेंसेस है उनको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहेंगे ओमिक सब्सटेंसेस या ओमिक सब्सटेंसेस, और एक को हम कहेंगे या नॉन ओमिक मटेरियल या नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। मैं मटेरियल लिख लेता हूँ। सो हमारे पास वो सारे मटेरियल जो ओम लॉ फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं ओम सब्सटेंस या ओम मटेरियल। सो ओमिक मटेरियल कौन से हो गई, विच फॉलो ओम लॉ, और नॉन वो हो गई विच डू नॉट फॉलो ओम लॉ। अब ये ओम लॉ तो ऑलरेडी हमने कहा कि वो हमारे पास था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी अगर मैं एक एक्सिस पर वोल्टेज ले लूँ, उसको चेंज किया करूँ तो उसकी वजह से जो करंट है उसमें चेंज आएगी, और वो चेंज हमारे पास कांस्टेंट होगी, मीन वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी, straight line. So this is the graphical explanation of what, this is the graphical explanation of
स्ट्रेट लाइन, या अगर मैं जो है याद रखे कि चेंज हम वी में करते हैं, इसको हम वाई एक्सिस में वी लेते हैं आई, तो ये जो कांस्टेंट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्लोप, और ये स्लोप हमारे पास बराबर है आर की। याद रखिए कि स्लोप हमेशा हमारे पास बराबर हो जाता है, होती है टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा मीन टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। यहाँ पर हमारे पास ई वी परपेंडिकुलर है, ये आई बेस है, सो वी डिवाइड बाई आई हमारे पास बराबर है आर की। तो दिस इज द स्लोप। सो अगर हम वी वर्सेस आई ग्राफ ड्रा कर ले तो हमारे पास याद रखे कि स्लोप किस चीज की बराबर होगा, स्लोप हमारे पास बराबर होगा आर की। दिस वन डोंट फॉलो दिस वन। सो ये देख ले, ये हमारे पास है स्लोप, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर वी, आई एक्सिस पर आई। अगर मेरे पास एक मटेरियल है उसके लिए मैं एक ग्राफ ड्रा कर लूँ, तो ये मेरे पास अगर ओमिक सब्सटेंसेस है तो मेरे ग्राफ जो है इस तरह आएगा। और यहाँ पर हम कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, तो मैं लिख सकता हूँ कि R इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, और V डिवाइड बाई आई मीन टेंजेंट थीटा। सो स्लोप जो है मुझे R देती है। अब ये जो R है, याद रखें कि R हमारे पास फार्मूले के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज की। मीन्स अगर वोल्टेज ज़्यादा हो रही है तो मेरे पास रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसको सिर्फ इस पॉइंट तक याद रखें ताकि आपको जो है स्लोप का पता चल जाए। लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं एक दूसरा ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, दूसरा स्लोप। सो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो मेरे पास ज़्यादा है, यानी स्लोप ज़्यादा है। सो इस फार्मूले को अगर आप लोग देख लें तो इसका मतलब है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, आर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेंजेंट थीटा। यानी R हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ को, टेंजेंट थीटा को। एंगल जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। सो ये हमारे पास है ग्राफ ए, ये मेरे पास है ग्राफ बी। अगर मैं तीसरा ग्राफ ड्रा कर लूँ, तीसरा लाइन, ये मेरे पास लाइन बन गया लाइन सी। सो इसका थीटा मेरे पास ये है थीटा, थीटा वन, थीटा टू, थीटा, थीटा वन, थीटा टू। सो इन लाइंस को अगर देख ले तो थीटा टू हमारे पास ज़्यादा है किस चीज़ से, थीटा वन से। थीटा वन ज़्यादा है हमारे पास थीटा से। सो जितनी थीटा ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो आर टू हमारे पास ज़्यादा है आर वन, और आर वन हमारे पास ज़्यादा है किस चीज़ से, आर से। इसी तरह अगर मैं एक और ग्राफ ले लूँ, अगर आप लोगों को इस तरह का डायग्राम एंट्री टेस्ट में गिवन हो और आपसे पूछे कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास जो है सी है, और ये जो है मेरे पास क्या है, स्लोप डी है, और दिस इज वी वर्सेस आई। तो किसकी रजिस्टर ज़्यादा होगी, तो याद रखें कि वन या आर ए आर बी आर सी। तो ये जो है थीटा जिसकी हाई होगी वो हमारे पास जो है ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस, ये आप लोग जो है याद रखें। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस सी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बी से, और वो ज़्यादा है आर ए से। तो ये हमारे पास जो है कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों को याद रखें। अब जो सब्सटेंस जो है उबे नहीं करते हमारे पास जो है, वो हमारे पास अभी हम लोगों ने ऊपर कहावत की कि वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास जो है नॉन ओहमिक होगी। अब गैसेस जो है आप लोग इसकी एग्जांपल याद रखें, एमसीक्यूज गिवन होगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलो ओम लॉ। तो नॉन ओहमिक के लिए कुछ चीज़ें याद रखें, नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस हमारे पास याद रखें कि गैसेस जो है वो हमारे पास ओम लॉ फॉलो नहीं करते। इसी तरह क्रिस्टल रेक्टिफायर्स जो है वो हमारे पास ओम लॉ फॉलो नहीं करते। इसके अलावा दरमियानिक वाल जो है वो हमारे पास जो है, दरमियानिक वाल जो है वो हमारे पास ओम लॉ जो है वो फॉलो नहीं करते। इसी तरह ट्रांजिस्टर भी जो है वो हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है। सो इसके लिए ये आप लोग याद रखें कि दीज आर द नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस, और इनकी डायग्राम अगर आप लोग ड्रा कर ले एक्स वर्सेस वाई तो ये इस तरह का नहीं होंगी, ये हमारे पास या तो इस तरह होगी या हमारे पास इस तरह होगी, या कभी इंक्रीज डिक्रीज होगी। लेकिन ये हमारे पास सारे सब्सटेंसेस जो है लाइन जो है स्ट्रेट नहीं देगी, स्ट्रेट लाइन सिर्फ वो सब्सटेंसेस देंगी जो हमारे पास सिंपली क्या हो, ओहमिक सब्सटेंसेस हो। इसके अलावा एग्जांपल में पाइलेमेंट ऑफ बल्ब भी याद रखें, ये बुक में गिवन है, क्यूज में ये आता है पाइलेमेंट ऑफ बल्ब, दिस इज आल्सो नॉन ओहमिक। पाइलेमेंट ऑफ बल्ब के अलावा थर्मिस्टर,
और थर्मिस्टर के साथ साथ जो है सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर भी बुक में है। इसी वजह से ये आप लोग जो है ये सारे एग्जांपल जो है याद रखें। ये सारी 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेरे पास जो है याद रखें ये मेरे पास नॉन ओहमिक है। और ओहमिक जो है हमारे पास क्या होंगे जो फॉलो करते हैं। सो कंडक्टर्स जो हमारे पास है कंडक्टर्स आर ओहमिक, दीज आर ओहमिक सब्सटेंसेस या ओहमिक मटेरियल्स। अब अगर मैं यूनिट की बात कर लूँ, यूनिट आप ओम या यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वी इज इक्वल टू आई आर। मेरे पास फार्मूले के मुताबिक आर बराबर होगी वी डिवाइड बाई आई। अगर वी की बजाय मैं वोट लिखूँ, आई की बजाय मैं एम्पेयर लिखूँ, तो मेरे पास वोट पर एम्पेयर बनेगा और इस पर एम्पेयर को हम कहते हैं ओम और रिप्रेजेंट करते इसको ओमेगा से। ओमेगा मेरे पास बराबर है वोल्ट पर एम्पेयर। तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट है किस चीज़ का, इसका ऐसा यूनिट है हमारे पास रेजिस्टर का। पार्लियामेंट ऑफ बल्ब की जो अभी मैंने बात की कि पार्लियामेंट ऑफ बल्ब के बारे में एक बात याद रखें कि पार्लियामेंट ऑफ बल्ब ये हमारे पास नॉन ओहमिक है। अगर मैं इसका जो है वोल्टेज वर्सेस आई ग्राफ ड्रा कर लूँ तो क्या होगा। तो याद रखें कि वक्त के साथ साथ जब टाइम करंट इंक्रीज होती है, वोल्टेज इंक्रीज होती है, तो फिर हमारे पास जो है उसका ग्राफ जो है ये जो स्लोप हो तो है ये हमारे पास डिक्रीज होता है। सो इसके लिए जो है ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह होता है, यानी स्लोप जो है वो डिक्रीज हो जाती है पर इंक्रीज इनवर्ट। या ये हमारे पास को ना देखे ये हमारे पास अगर मैं दोबारा ड्रा कर लूँ तो मेरे पास जो है पहले में टप्पल जिससे करंट पास होती है तो ज़्यादा वोल्टेज पर फिर हमारे पास जो रेजिस्टेंस कम हो जाती है वो वी वर्सेस आई को हम ड्रा कर ले तो वो मेरे पास बिल्कुल इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब जो है हमारे पास है फैक्टर्स विच अफेक्ट द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। ये हमारे पास याद रखें कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास एक वायर है, उसकी ये लेंथ है, ये हमारे पास इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये उसका रेडियस है। अब इस वायर की जो रेजिस्टेंस है याद रखें कि ये हमारे पास डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन द लेंथ और यही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ द वायर। अगर मैं इन दो को कंबाइन कर लूँ मेरे पास बनेगा आर इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई ए। यहाँ पर अगर मैं कांस्टेंट लगाऊँ दिस इज रो एल डिवाइड बाई ए। यहाँ पर रो हमारे पास है रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, रेजिस्टिविटी। और इस रेजिस्टिविटी की जो है ये आप लोग याद रखें कि ये रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी। नेचर ऑफ मटेरियल पर ये डिपेंड करती है, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इंक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे या डिक्रीज तो इसका रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। याद रखें कि इस पॉइंट पर हमेशा जो है एमसीक्यूज आएंगे। याद रखें रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंट दोनों डिफरेंट है। वो आपको कहेंगे कि मैंने टेम्परेचर को जो है 20K से बढ़ा दिया, किस चीज़ पर मैंने उसको 100K कर दिया, तो आप मुझे बताइए 100 केल्विन पर जो है इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। सो रेजिस्टिविटी ऑनली डिपेंड्स ऑन द नेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस टेम्परेचर और नेचर पर सिर्फ डिपेंड करती है। सो आप लोग यह याद रखें। बात कर रहे थे हम रेजिस्टेंस की, तो आर हमारे पास डिपेंड करती है आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। सही है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ को, आर हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया को। केस नंबर फर्स्ट अगर मैं लेंथ को डबल कर लूँ तो हमारे पास आर क्या होगा। सो आर डैश इज इक्वल टू रो 2L डिवाइड बाई ए। मेरे पास बनेगा रो एल डिवाइड बाई ए। इस 2 को मैं इस साइड पर ले तो मेरे पास बनेगा 2R, यानी आर डैश मेरे पास हो गया 2R। तो ये देख ले आर एल के डबल करने से जो है आर जो है मेरे पास क्या हो गई, रेजिस्टेंस डबल हो गई। अगर मैं इस एल को जो है हाफ कर लूँ यानी एल डैश इज इक्वल टू एल बाई 2, तो आर डैश मेरे पास बनेगा आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाई 2A। और ये 1/2 रो एल बाई ए मेरे पास रेजिस्टेंस है, मैं कहूँगा हाफ आर। तो आप देख लें
कि आर डैश इज इक्वल टू आर बाई टू, यानी लेंथ की हाफ करने से रेजिस्टेंस भी जो है हाफ हो जाती है। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछ ले कि मैं लेंथ को डबल कर लूँ, एरिया को डबल कर लूँ, तो मेरे पास क्या होगा। लेंथ को जो है मैं 12 कर लूँ, इसी तरह ए डैश को जो है मैं 2a कर लूँ, तो मेरे पास रेजिस्टेंस क्या होगी ओरिजिनल के मुताबिक, आर इज इक्वल टू रो 2l डिवाइड बाई 2a। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट रो l डिवाइड बाई a। सो फाइनली विच इज इक्वल टू आर, मेरे पास आ गई आर डैश इज इक्वल टू आर। सो अगेन अगर मैं लेंथ को डबल कर लूँ या एरिया को मैं डबल कर लूँ तो मेरे पास आर डैश मिलेगी। इसी तरह कंपैरिजन की अगर बात कर ले, कंपैरिजन की, अगर आपको कहे कि दो वायर्स हैं मेरे पास, एक का जो है एल इतना है, उसकी एरिया इतनी है, दूसरा वायर मेरे पास जो है इसकी एरिया ज़्यादा है बट उसकी लेंथ ज़्यादा है, या इसकी एरिया A2 है, लेंथ A2 है, तो रेशो फाइंड कर ले आप R1 या R2, आप फाइंड कर ले R1 डिवाइड बाई R2। अगर ज़्यादा फैक्टर Q1 है तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप रो एल डिवाइड बाई ए फाइंड कर ले और यहाँ पर रो एल डिवाइड बाई ए फाइंड कर ले। तो आर वन के लिए मेरे पास एल वन ए वन, एल टू ए टू, रो सेम है, तो इसी वजह से मैं लिख सकता हूँ एल वन डिवाइड बाई ए वन, एल टू डिवाइड बाई ए टू। सो दिस इज़ द रेशो। अगर एमसीक्यूज में जो है आपसे पूछे कि हमारे पास दो वायर्स है, एरिया सेम है लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो आर वन डिवाइड बाई आर टू हमारे पास बराबर होगी रो एल वन ए डिवाइड बाई रो एल टू ए। तो मेरे पास आ जाएगी एल वन डिवाइड बाई एल टू। ये तब होगी जब हमारे पास एरिया हमारे पास कांस्टेंट होगी और लेंथ डिफरेंट होगी। इसी तरह अगर आपको कहे कि हमारे पास दो वायर्स हैं और दोनों की जो है लेंथ सेम है और वायर जो है एरिया भी सेम है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी रेशो, तो आर वन डिवाइड बाई आर टू हो जाएगी अगर हमारे पास एल और एक कांस्टेंट हो। तो ये आप लोग जो है याद रखें। इसी तरह अगर हमारे पास जो है एरिया नॉट गिवन हो, एरिया की बजाय हमारे पास आर इंस्टीड ऑफ, मैं लिखूंगा आर इंस्टीड ऑफ ए गिवन। अगर हमारे पास एरिया ना गिवन हो, ये हमें मटेरियल कहा गया हो और हमें कहा गया हो कि इसकी रेडियस इतनी है और इसकी लेंथ इतनी है, आप लोग जो है रेजिस्टेंस फाइंड कर ले। सो हमें पता है कि वायर की एरिया हमारे पास बराबर होती है 5r²। सो आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, जो इक्वेशन था वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा 5r²। सो इससे हमें पता चल गया कि आर हमारे पास जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ व्हाट, टू द स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस। सो इसी तरह अगर आपसे पूछे कि आप लोग जो है रेशो फाइंड कर ले टू वायर्स की रेडियस और एरिया लेंथ गिवन हो, तो आर वन डिवाइड बाई आर टू इज इक्वल टू रो एल वन डिवाइड बाई पाई आर वन स्क्वेयर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई पाई आर टू स्क्वेयर। तो मेरे पास पाई पाई के साथ एल वन, ये पाई पाई के साथ डिवाइड बाई आर वन स्क्वेयर, एल टू डिवाइड बाई पाई, तो कैंसिल हो गई थी, मेरे पास आ गई आर टू स्क्वेयर। तो ये हमारे पास जो है रेशो है। इसी तरह अगर हमसे पूछे कि लेंथ सेम हो तो फिर सिंपली आर वन डिवाइड बाई आर टू बन जाएगी आर वन स्क्वेयर डिवाइड बाई आर टू स्क्वेयर। तो ये मेरे पास 9 केसेस हो गई। 10 नंबर, अगर हमें कहे कि एक वायर थी उसकी रेडियस जो है वो मैं डबल कर लूँ तो क्या होगा। अगर जो है या कहे कि या मैं अगर इसी रेडियस को हाफ कर लूँ तो रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा, तो लेट्स सी। तो ये जो है आर डैश इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई पाई, आर की बजाय मैं लिखूँगा 2r और यहाँ पर स्क्वायर है, याद रखें कि स्क्वायर आर पर होता है। तो अब मैंने आर की बजाय 2r कर दिया, सो ये 2 भी स्क्वायर में आएगा। सो रो एल डिवाइड बाई पाई फोर आर स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ रो एल डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर जो आर है, और ये 4 को मैं साइड पर कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 आर। सो फाइनली आर डैश मेरे पास आ गई 1/4 आर। तो ये देख ले, रेडियस को मैं डबल कर लूँगा तो मेरे पास 4 टाइम जो है डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर देख ले, अगर मैं बात कर लूँ किस चीज़ की, अब अगर मैं रेडियस को हाफ कर लेता हूँ
तो मेरे पास क्या होगा, आर एक डिक्रीज हो गई, तो याद रखें कि मेरे पास जो है आर अब इंक्रीज होना चाहिए। सो यहाँ पर पहले जो है आप ब्रेन में एमसीक्यू सॉल्व कर लें। आर डैश हमारे पास बन जाएगा रो एल डिवाइड बाई पाई आर बाई टू स्क्वेयर। मेरे पास आ जाएगा रो एल डिवाइड बाई पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई फोर। मैं इसको लिख सकता हूँ फोर रो एल डिवाइड बाई पाई आर स्क्वेयर यानी फोर आर। सो फाइनली आर डैश मेरे पास आ गई फोर आर की। सो ये देख ले, आर को मैंने डिक्रीज किया, रेडियस जो है रेजिस्टेंस जो है मेरे पास इंक्रीज हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर। तो ये मेरे पास हो गई रेजिस्टेंस। अब केस नंबर 11 केसेस हो गई। केस नंबर 12, अगर मैं बात कर लूँ, अगर हमारे पास डायमीटर गिवन हो इंस्टेड ऑफ एरिया की, तो आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड ए। फार्मूला किस तरह बनेगा, ये इसका कलर मैं थोड़ा, तो हमें पता है कि एरिया हमारे पास बराबर है पाई आर स्क्वेयर। अब आर और डी का रेजिस्टेंस ये है कि डी इज इक्वल टू टू आर। सही है, एक डायमीटर में टू रेडियस होती है। सो आर इज इक्वल टू आर बराबर होगी डी बाई टू। सो यहाँ पर मैं कर लूँगा डी बाई टू स्क्वेयर। सो मेरे पास आएगी आर डी स्क्वेयर बाई फोर। सही है, तो एरिया मेरे पास बराबर हो गई आर डी स्क्वेयर बाई, ये आर नहीं है, ये दिस इज पाई, पाई डी स्क्वेयर बाई फोर। सो जो आर हमारे पास बराबर थी रो एल बाई ए की, उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ रो एल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वेयर बाई फोर, या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि फोर रो एल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वेयर। ये फार्मूला तब आप यूज़ करेंगे जब आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना हो और आपको डायमीटर गिवन हो, लेंथ और द रेजिस्टिविटी। अगर आपको कहे कि रेशो फाइंड कर ले, तो रेशो हम किस तरह फाइंड करेंगे, रेशो हम इस तरह फाइंड करेंगे कि आर वन डिवाइड बाई आर टू को हम करेंगे किस तरह, फोर रो एल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वेयर रो वन एल वन डी वन, फोर रो वन को दोनों को सेम लेते हैं अगर सेम मटीरियल हो, पाई डी टू स्क्वेयर। सो याद रखें कि फोर फोर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बनेगा एल वन डिवाइड बाई डी वन स्क्वेयर डिवाइड बाई हमारे पास नीचे क्या है एल टू स्क्वेयर डिवाइड बाई डी टू स्क्वेयर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एल वन डिवाइड बाई डी वन स्क्वेयर इंटू डी टू स्क्वेयर डिवाइड बाई एल टू। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई आर वन डिवाइड बाई आर टू की। सो फाइनली वी हैव आर वन डिवाइड बाई आर टू इज इक्वल टू एल वन डिवाइड बाई डी वन स्क्वेयर डी टू स्क्वेयर एल टू। अगर आपको कहे कि मैं जो है दो वायर है और एक ये हमारे पास वायर था और इसकी रेडियस को जो है मैं कम कर लेता हूँ और उसको लेंथ को जो है मैं छेड़ नहीं रहा, लेकिन जस्ट जो डायमीटर है उसकी डायमीटर को जो है मैं हाफ में डिवाइड कर रहा हूँ, तो फिर हमारे पास आर वन और आर टू जो है यहाँ पर एल भी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बन जाएगा डी टू स्क्वेयर बाई डी वन स्क्वेयर। तो फिर ये वाला रेशियो का इक्वेशन होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है इसमें हमारे पास स्पेशल 15 नंबर केस आप देख लें कि अगर ये हमारे पास वायर है, इसकी रेजिस्टेंस आर थी, अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस को इस तरह कर लूँ कि इसकी एल को जो है मैं टू एल कर लूँ, तो फिर आर इज इक्वल टू रो टू एल डिवाइड बाई ए, यानी आर हमारे पास बनेगा टू आर। सही है, अगर मैं एल को टू एल कर देता हूँ तो मेरे पास जो आर है वो भी हमारे पास जो है टू आर बन जाता है। ये हमारे पास ये तो क्रिस्टल क्लियर है। अगर मैं आर एल को इंक्रीज करता हूँ, अब ये एल इंक्रीज किस तरह होता है, ये मेरे पास एक वायर था, मैंने इस तरह का एक दूसरा वायर जो है रखकर उसके साथ जो है वो कनेक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास इस तरह का लेंथ इंक्रीज था। अब अगर मैं ये हमारे पास वायर है और इसको मैं यहाँ पर फोर्स लगा लूँ, उसको स्ट्रेच कर लूँ जिस तरह हम रबड़ को करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये वायर इस तरह लेंथी हो जाएगा, लेकिन याद रखें कि हमारे पास थिन भी हो जाएगा। इसकी डायमीटर हमारे पास क्या होगी, डायमीटर हमारे पास डिक्रीज होगी। सो एफ में एल को इंक्रीज कर लो, टू एल कर लो,
बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेचिंग, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो एरिया थी, नई एरिया हमारे पास उसकी हाफ होगी। तो मेरे पास एरिया हाफ हो जाती है। और अगेन इसके अपोजिट पर अगर मैं कंप्रेस कर लेता हूँ तो कंप्रेशन की वजह से क्या होती है, कंप्रेशन की वजह से एल डैश जो हमारे पास हाफ होगी। सपोज मैं इसको हाफ कर लूँ, तो याद रखें कि लेंथ को अगर इसको मैं जब है हाफ कर लूँ तो मेरे पास ये इस तरह बनेगा, इसकी एरिया और ज़्यादा हो जाएगी। सही है। तो एल को अगर मैं हाफ कर लेता हूँ तो एरिया हमारा हमेरा हमेशा उसका उलट होगा, वो 2 टाइम इंक्रीज होगा। अगर एल को मैं जितना डिक्रीज कर देता हूँ एरिया हमारे पास इतनी इंक्रीज होगी। सो अगर बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेचिंग आपको एमसीक्यूज में कहते हैं, आप अगर मैं लेंथ को डबल कर लूँ तो आर हमारे पास क्या होगा, डबल। लेकिन अगर उसी एमसीक्यूज में पूछे कि बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेचिंग इफ वी एल एल को जो है वो 2 टाइम कर रहे हैं तो फिर आर क्या होगा, तो आर डैश हमारे पास क्या बनेगा वो हम फाइंड करेंगे। तो आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए हमारे पास फार्मूला था, तो हमारे पास आ जाएगा रो एल को जो है मैंने 2L कर दिया 2L। लेकिन याद रखें कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप लोगों ने एरिया हाफ करनी है, लेंथ को डबल करने से एरिया हाफ होगी, लेंथ को ट्रिपल करने से हमारे पास एरिया जो है 3 टाइम्स इंक्रीज होगी। जितना आप इंक्रीज करते हैं उतना हम जो है उसको इंक्रीज करेंगे। अब यू टू भी ऊपर जाएगा, उस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा रो एल डिवाइड बाई ए। तो मेरे पास जो है ए आर जो है हमारे पास क्या हो गया, आर जो हमारे पास था 4 टाइम इंक्रीज हो गया बाई मीन्स ऑफ स्ट्रेचिंग। अगर सिंपली आर को मैं इंक्रीज करूंगा, अगेन ऊपर मैंने सॉल्व किया लेकिन आर एल इज इक्वल टू ये फार्मूला था। अगर सिंपली विदाउट स्ट्रेचिंग हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं तो मेरे पास जो है 2 एल डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 2 आर। तो फिर मेरे पास जो है आर डैश जो है कितना होगा 2 आर। सो अगर एमसीक्यूज में बताए कि हम लोगों ने एक वायर ले लिया और उस वायर को जो है पहले मैंने सिंपल लेंथ को जो है 2L कर दिया बाय एडिंग अनदर वायर, और दूसरी दफ़ा उसको मैंने स्ट्रेच कर दिया। तो स्ट्रेचिंग के बाद जो है उसकी नई रेजिस्टेंस 4R होगी और सादा ऐड करने से मेरे पास 2R होगी। सो आप लोग इसको याद रखें। इसी तरह अगर मैं कंप्रेशन की बजाय इसको जो है 16 नंबर, अगर मैं इसको कंप्रेस कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक वायर था, इसको जो है वो मैं कंप्रेस कर लूँ, इसको मैं इस तरह कर लूँ तो ये देख ले लेंथ अगर मैं जो है डिक्रीज कर लेता हूँ तो एरिया मेरे पास क्या होगी, एरिया मेरे पास इंक्रीज होगी ऑटोमेटिक। सो आर डैश इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। यहाँ पर अगर मैं एल को जो है वो हाफ कर लेता हूँ तो याद रख ले कि ऑटोमेटिक मुझे मैंने एरिया जो है वो डबल पुट करनी है। सो रो एल, ये एरिया भी 2 भी नीचे आ जाएगा, 2 2 जार 4 इंटू ए इज इक्वल टू 1/4 और रो एल डिवाइड बाई ए। और यही रो एल डिवाइड बाई जो है किस चीज़ के बराबर है, आर डैश इज इक्वल टू R/4। सो ये देख लें ये मेरे पास 4 टाइम डिक्रीज होगी। सो दिस वाज द रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस का एक टर्म्स है जो हमें यहाँ पर रह गया है पॉइंट नंबर 15 16 17, आप लोग याद रखें कि अगर आपसे पूछे कि हम लोग जो है आर का डायमेंशन किस चीज़ के बराबर होगा, आप लोग फाइंड भी कर ले। अगर हमें पता है कि v इज इक्वल टू आई आर, यानी आर हमारे पास बराबर है v डिवाइड बाई आई, और v की बजाय अगर मैं w डिवाइड बाई क्यू लिखूँ या आई जो है करंट जो है उसकी वैल्यू पुट कर लूँ और ये कैलकुलेशंस में कर लूँ, क्या अगर ये कैलकुलेशन में कर लूँ तो मेरे पास जो वोल्टेज है उसकी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और इसके अलावा ई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई टी, एक इक्वेशन था ई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई टी, वी मेरे पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू ई डी, इसको भी जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास जो आर का रेजिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास, वो हमारे पास जो है बन जाएगा ML2 T-3 ML2 T-3 करंट के लिए आई आ जाएगा I-2। सो दिस इज द ML2 T⁻³ इन I⁻², ये हमारे पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा।
अब ये रेजिस्टिविटी की बात जब है वो कर लेते हैं, तो ये रेजिस्टिविटी जो हमारे पास, अब हमने बात कर ली, जो ऊपर हमने ओमला में कहा, तो वो हमारे पास एक टर्म आया था, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, जो रो के बराबर है। यहाँ पर R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए है, सो दिस टर्म इज कॉल्ड व्हाट, इस टर्म को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। सही है। अब अगर मैं एल को 1 ले लूँ, एरिया को जो है 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, इसको 1 मीटर ले लूँ, तो फिर क्या होगा, आर इज इक्वल टू रो 1/1। सो आर हमारे पास क्या होगा, आर हमारे पास रेजिस्टिविटी की बराबर होगी। सो सिंपली तरीका रेजिस्टिविटी का क्या है, जब लेंथ और एरिया को मैं 1 1 ले लूँ, तो जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्या है, वही हमारे पास जो है रेजिस्टिविटी, वही रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास रेजिस्टेंस की बराबर होगी। इसी तरह ये भी हमारे पास ओमला में आती है। तो इसी तरह याद रखें कि रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास आर की बराबर होगी जब एल हमारे पास 1 होगा और एरिया जो है हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर होगा, तब हमारे पास जो है आर रो की बराबर होगी। इसी तरह अगर हम इसकी यूनिट की बात कर ले, तो आर हमारे पास बराबर है रो एल डिवाइड बाई ए। यहाँ से अगर मैं रो फाइंड कर लूँ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आर ए डिवाइड बाई एल, तो ये मेरे पास ओम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, सो मेरे पास आ जाएगा ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी का यूनिट हमारे पास है ओम मीटर। तो ये जो है आप लोग याद रखें, रेजिस्टिविटी का यूनिट हमारे पास क्या है, ओ मीटर। अब हमारे पास जो है, जितनी हमारे पास एक सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी लेस होगी, उतनी हमारे पास जो है वो सब्सटेंस गुड कंडक्टर होगा। सो गुड कंडक्टर्स के लिए हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है हमारे पास इंसुलेटर्स की लिए, उसकी रेजिस्टिविटी हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि हमारे पास रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या एक्सट्रिंसिक, सो ये रेजिस्टिविटी हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल पर डिपेंड करती है, वो हमारे पास डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप, वो हमारे पास साइज एंड शेप पर जो है वो डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है ऑन द मटेरियल्स। अब अगर मैं डिफरेंट सब्सटेंस के रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिखूँ, तो वो हमारे पास जो है सबसे कम हमारे पे की हमारे साथ जो है ब्रास के लिए सबसे कम है 0.06 से लेकर 0.09 तक है। आयरन जिसको हम मोस्टली कंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास है 0.1। सही है। इसी तरह सिल्वर जो भी है वो यूज़ होती है, उसकी वैल्यू है 0.163। इसी तरह टिन के लिए हमारे पास जो है 0.114 है। साथ ही साथ अगर हम कॉपर की बात कर ले, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, 0.178 है। इसी तरह हमारे पास लीड की जो है, लीड की है जो 0.219, और एल्यूमिनियम की अगर हम बात कर ले, तो वो हमारे पास है 0.285। तो ये हमारे पास जो है रेजिस्टिविटी की वैल्यूज है पर कॉमन सब्सटेंसेस, ये जो है आप लोग याद रखें। अब ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर आप लोग देखें इसका ट्रेंड जो, तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमारे पास कम होती है कंडक्टर्स की। सही है। फिर हमारे पास कंडक्टर्स की उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है सीमी कंडक्टर्स की, वो हमारे पास फिर उससे ज़्यादा होती है एलाई की, जिसमें हम दो कंपाउंड्स को एक साथ, और फिर सबसे ज़्यादा होगी किस चीज़ से, इंसुलेटर से। तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा एल से, एल की ज़्यादा है सेमी कंडक्टर्स से, और सेमी कंडक्टर्स की हमारे पास ज़्यादा है किस चीज़ से, कंडक्टर्स से। और याद रखिए कि यही रेजिस्टिविटी जो है ये हमारे पास डिपेंड करती है किस चीज़ पर, ये हमारे पास डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1+अल्फा टी। ये सेम टू सेम इक्वेशन हमने आर सी लिया है, आर एट टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1+अल्फा टी। सही है। इस पर हम इस टेम्परेचर पर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, इस तरह इस टेम्परेचर पर
रेजिस्टिविटी की वैल्यू हम इस इक्वेशन से जो है फाइंड करते हैं। अब ये रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास इंक्रीज होती है किस चीज़ के साथ, टेम्परेचर के साथ। पॉइंट नंबर 25 याद रखें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मेटल्स के से होता है वो इंक्रीज होता है, मेटल फील्ड इंक्रीज करती है रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। याद रखें कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी हमारे पास जो है इफेक्ट करती है रेजिस्टिविटी को। सो क्या होती है, याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स की टेम्परेचर के अलावा मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी रिलेशन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी। लेकिन याद रखें कि इसमें 3 सब्सटेंसेस इन्वॉल्व नहीं होंगी, एक्सेप्ट होगा सब मेटल्स के लिए होगा, लेकिन आयरन, कोबाल्ट और Ni यानी निकल, ये तीन जो है, इन तीनों के अलावा हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टिविटी के लिए। सो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखें। और इसके अलावा कुछ सब्सटेंस इस तरह भी है, रेजिस्टिविटी हमारे पास लाइट पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन याद रखें कि कुछ सब्सटेंसेस है इंटेंसिटी जिसकी रेजिस्टिविटी हमारे पास जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये कुछ सब्सटेंसेस के लिए ये रिलेशन है। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें सिलीनियम आती है, सिलीनियम, सिलीनियम या कैडमियम, कैडमियम ये वो सब्सटेंसेस है जिनके लिए हमारे पास, या सल्फाइड्स की अगर हम बात कर लें तो इनके लिए जो है रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। अब यहाँ पर एक टर्म्स है जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस, जो यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है, कंडक्टेंस। जिस तरह हमारे पास वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, इसी तरह हमारे पास कंडक्टेंस है। यही कंडक्टेंस हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस को। और इसी कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से, यानी जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सही है। अब इस जी को अगर मैं आर के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो याद रखें जी मल्टीप्लिकेशन बाय आर गिव अस 1। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये एमसीक्यूज में आता है कि अगर हम जी और आर को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा। सो जी और आई को जो है अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इससे 1 आएगा। फर्दर अगर मैं यूनिट की बात कर लूँ तो जी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर को, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी आर का यूनिट था हमारे पास ओम, तो वो हमारे पास उलट है, सो इसका यूनिट भी हमारे पास इसका उलट होगा। आर का यूनिट हमारे पास था वो ओम था, सो ये जी का यूनिट हमारे पास अपोजिट होगा, एम फिर एच फिर ओ। तो जी का यूनिट हमारे पास क्या है, मो, या इसको हम कहते हैं साइमन, साइमन डिनोट करते हैं एस से। सो ये हमारे पास अगर आपसे एमसीक्यूज में आएगा कि कंडक्टेंस का यूनिट कौन सा है, तो दिस इज साइमन। और मोह भी इसको हम जो है वो भी हमारे पास यूनिट है। अब V इज इक्वल टू आई आर था हमारे पास, यानी R हमारे पास बराबर था V बाई आई, जी हमारे पास बराबर है 1/R। तो ये हमारे पास जो है 1/V डिवाइड बाई आई, या I डिवाइड बाई V जो है ये हमारे पास कंडक्टिविटी का, कंडक्टेंस का यूनिट होगा। यहाँ पर एक मज़े की बात यह है कि ये मेरे पास है ये मेरे पास डायग्राम है, ये मेरे पास डायग्राम है। अगर इसको मैं V ले लूँ, इसको मैं आई ले लूँ, और यहाँ पर मैं स्लोप को ले लूँ, तो ये स्लोप मेरे पास बराबर होती है V डिवाइड बाई आई, जो हमारे हमें देती है क्या, हमें देती है R। अब अगर इसी स्लोप को मैं ले लूँ, लेकिन मैं क्या कर लूँ, मैं इसी स्लोप को जो है आई को इस साइड पर ले आओ और V को इस साइड पर, तो मेरे पास स्लोप जो है फिर मुझे देगी आई डिवाइड बाई वी, या आई डिवाइड बाई वी मेरे पास बराबर है जी। सो अगर स्लोप आप आई वी आई ग्राफ हो, वी आई ग्राफ हो, तो वी आई ग्राफ की स्लोप हमें आर देगी, और आई वी ग्राफ की स्लोप जो है वो हमें कंडक्टेंस देगी। ये पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखें, दिस टू आर टोटली डिफरेंट। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर को। यानी अगर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, आर की वैल्यू मेरे पास कम होगी। इस पॉइंट पर एमसीक्यूज आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्राफ है, तो याद रखें कि जब भी हमारे पास ग्राफ Q1 हो तो इसमें देखें
कि एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, मांगा गया है, गिवन क्या गिवन है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे ग्राफ है, वन ए सब्सटेंस, बी सब्सटेंस, सी सब्सटेंस, और आपसे पूछे कि ट्रेंड बताए हमारे पास कंडक्टेंस का। तो ये देख ले, ये पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर ले। जितनी थीटा ज़्यादा होगी, मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंजेंट थीटा हमारे पास आर की बराबर है, जो बराबर है वाई बाई आई की, यानी ये टेंजेंट थीटा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की। सो याद रखें कि ये हमारे पास टेंजेंट थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई जी की। रीज़न ये है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/g। सो यहाँ पर आप देख लें कि सी की जो है ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस बी से, पी की ज़्यादा होगी ए से, और कंडक्टेंस उसकी उलट होगी, जी सी कम होगी जी बी सी, जी बी कम होगी जी ए सी। सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस जी ए की होगी, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है जी सी की होगी। सो अगर आपसे जो है ट्रेंड मांगा हो गया हो कंडक्टेंस की, तो ये याद रखें रेजिस्टेंस का ये होगा, ये आप लोग जो है याद रखें। अब जो टॉपिक है वो हमारे पास है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं अल्फा। अगर हमारे पास ये एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस होगी आर, सही है, और इसकी टेम्परेचर होगी टी। तो हमें पता है अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर लेता हूँ तो उस टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब ये कितनी ज़्यादा होगी? फॉर एग्जांपल पहले R1 था, फिर R2 हो गया, तो इसमें चेंज आएगी R2 माइनस R1। सपोज अगर पहले 10 थी और फिर वो रेजिस्टेंस 20 हो गई, तो हमारे पास चेंज कितना गया? चेंज हमारे पास आ गया 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अब ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज कितना आएगा? तो सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो टेम्परेचर किया था R1, फिर ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो है उस टेम्परेचर में जो है चेंज कितना आया है, पहले कितना था और अब जो है हमारे पास क्या है, इंक्रीज किया है। सो याद रखें कि डेल्टा आर हमारे पास डिपेंड करता है R1 पर, जिसको हम R0 लिखते हैं, और फिर हमारे पास डेल्टा टी। सो दिस इज़ द मेन इक्वेशन की जो चेंज आती है रेजिस्टेंस में, वो हमारे पास डिपेंड करती है R0 पर और फिर डेल्टा टी पर। ये R0 मेरे पास क्या है? ये मेरे पास R2 माइनस R1 है, ये R0 मेरे पास R0 है, और डेल्टा टी मेरे पास क्या है? 2t माइनस T1 है। ये ओरिजिनल मेरे पास जो है ये है। अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू का साइंस जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइंस उड़ाकर इज इक्वल टू लाऊँ, तो मेरे पास याद रखें कि इसको मैं डायरेक्टली हमेशा डेल्टा आर लिखने में आसानी होगी। डेल्टा आर मेरे पास बनेगा अल्फा R0 डेल्टा टी। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गया। इसमें जो ये हमारे पास अल्फा है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो टॉपिक का नाम था वो ये वाला अल्फा की बात हो रही थी। सो ये अल्फा मेरे पास क्या हो गई? ये अल्फा मेरे पास आ जाएगी डेल्टा आर डिवाइड बाई R0 इंटू डेल्टा टी। अगर मेरे पास आर का दोनों का यूनिट सेम हो तो डेल्टा आर विल बी कैंसल, मुझे नहीं काटना चाहिए था। या से आप लोग जो है इक्वेशन याद रखें, डेल्टा आर डिवाइड बाई R0 टी, दिस इज द इक्वेशन। तो यहाँ से अगर मैं आर आर कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट 1 ओवर डेल्टा टी या टी। सो मेरे पास 1 ओवर के केल्विन, सो केल्विन इनवर्स। सो याद रखिए कि अल्फा का यूनिट मेरे पास क्या है? केल्विन इनवर्स। सो दिस इज द, ये आप लोग जो है ये आप लोग याद रखें। अल्फा है क्या, और अल्फा की यूनिट हमारे पास क्या है, सही है। इस तरह अगर रेजिस्टेंस की बजाय मैं रेजिस्टिविटी लिखूँ तो मेरे पास डेल्टा आर डिवाइड बाई R0 इंटू डेल्टा टी। याद रखें कि रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो ये इक्वेशन जो है मैं रेजिस्टिविटी के लिए इस तरह लिख सकता हूँ। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। अब जो सब्सटेंसेस, दो टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस है हमारे पास, अगेन दो टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर लूँ और इसकी अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो इसी सब्सटेंस को हम कहेंगे कि दे हैव पॉजिटिव वैल्यू।
अब इसी ऐसे सब्सटेंस भी है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से उसकी अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उनको हम कहते हैं कि दे हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सही है। तो आप लोगों ने जो है ये वैल्यू याद रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटल्स की बात कर लूँ, ये एमसीक्यूज में आएगा, तो मेटल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो मेटल्स के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो हमारे पास पॉजिटिव होती है। इसी तरह नॉन मेटल्स की जो है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर लूँ या डिक्रीज कर लूँ, उसका रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होती है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इनको अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। या मैं अगर सपोज आयोनाइज्ड गैसेस की बात कर लूँ, तो आयोनाइज गैसेस के लिए भी ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव होगी। अगर मैं एलाइज की बात कर लूँ तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन वो हमारे पास स्मॉल पॉजिटिव होगी, छोटी सी वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू जो है आप लोग जो है इसको याद रखें, दीज आर फ्यू वैल्यूज फॉर अल्फा। सो ये हमारे पास अल्फा की कुछ वैल्यूज हैं। डलते की लगा सही है। अगर मैं अल्फा की बात कर लूँ, रेजिस्टेंस की अगर मैं बात कर लूँ डेल्टा आर की, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ और उसकी मैं कंपेरिजन देख लूँ विद एज कम्पेयर टू टेम्परेचर डेल्टा आर की मैं अगर बात कर लूँ, तो मेटल्स के लिए याद रखें कि ये डेल्टा आर हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, वक्त के साथ साथ ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। अब नॉन मेटल्स की अल्फा की वैल्यू भी जरूरत थी, तो उसकी टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस पर असर नहीं पड़ता, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस विल बी इंडिपेंडेंट। इसी तरह जो नेगेटिव वैल्यू है उसके लिए रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो डेल्टा आर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। और इसकी जो है ऑलमोस्ट जो है एलाइज के लिए कांस्टेंट होती है, उसमें इतनी चेंज जो है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास नहीं आती। दिस वाज ऑल अबाउट द रजिस्टर। फाइनल टॉपिक रह गया है रजिस्टर का, वो है रजिस्टर्स का कम्बिनेशन। सो याद रखें कि कम्बिनेशन को सीरीज, एक हमारे पास है सीरीज और एक हमारे पास है क्या, पैरेलल। अगर मैं कैपेसिटर को इस तरह कनेक्ट कर लूँ तो इसको हम कहते हैं सीरीज। अगर इसी को मैं इस तरह कनेक्ट कर लूँ तो वो मेरे पास बन जाता है डिक्रीज। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट मेरे पास होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर मेरे पास होगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। याद रखें कि मोस्टली जो है हम फिजिक्स में एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो इस साइड को हम इग्नोर कर लेते हैं। वी डायरेक्ट स्टार्ट सॉल्विंग दिस, मैं सेम लूँगा फिर जमा करूँगा, फिर आंसर मेरे पास 10 आती है, मैं कहता हूँ ये 10 है। लेकिन वाइड फिजिक्स में ये पॉइंट नहीं जहाँ पर आप लोगों ने ये जो आंसर आ जाए उसको उलट करना है, क्योंकि ये मेरे पास आर ई है, अगर मुझे आर ई चाहिए तो मेरे पास फिर 1/10 बनेगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, आप लोगों ने याद रखना है, इसमें ज़्यादा गलतियाँ लोग करते हैं। अब अगर मैं सीरीज़ की बात कर लूँ और मैं अगर पैरेलल की बात कर लूँ, तो सीरीज़ हमें मेरे पास इस तरह था और पैरेलल मेरे पास इस तरह था। अब एक ही पाथ है हमारे पास, तो जो करंट हमारे पास है वो सेम होगा, और यहाँ पर पाथ डिवाइड हो गई तो आई मेरे पास डिफरेंट होगा, या इसको हम कहते हैं कि ये मेरे पास डिवाइड होगा। पोटेंशियल की बात मैं कर लूँ तो पोटेंशियल यहाँ पर सेम नहीं करेगा, और ये पोटेंशियल मेरे पास किस चीज़ की बराबर होगा, पोटेंशियल हमारे पास डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पर, और यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल सारे रजिस्टर में हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस सेम होगा। सही है। अगर मैं किसी रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज फाइंड करना चाहता हूँ V इज इक्वल टू आई आर, सो वे इस फार्मूले को जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आर इक्विवेलेंट की बात तो हम लोगों ने कर ली। आर इक्विवेलेंट मेरे पास बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर सब ऐड हो रहे हैं, अगर सपोज दो 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 है सारे 2 + 2 + 2 6। सो याद रखें कि ये आर इक्विवेलेंट जो है हमेशा R1 या R2 या R3 से छोटा होगा। इसी तरह यहाँ पर 1/r ई होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सो ये आर ई जो है हमेशा जो है बड़ा होगा R1 से या R2 से या R3 से। तो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास जो है वो ग्रेटर होती है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, ये इस तरह है, यहाँ पर जो है ग्रेटर होगी और यहाँ पर जो है वो स्मॉल होगी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दिस इज ग्रेटर, यहाँ पर हमारे पास ये आर ई की वैल्यू स्मॉल होगी। अगर हमारे पास जो है याद रखते, अगर मैं इन रजिस्टर
कंबाइन कर लूँ और वो सारे हमारे पास क्या हो, सेम हो। तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास ये फार्मूला याद रखिए आर एन होगा। अगर आपको कहे कि मेरे पास 2 ओम रजिस्टर्स है और वो हमारे पास 100 है, 100 ओ रजिस्टर्स को मैं इस तरह कनेक्ट कर लूँ, ये 100 रजिस्टर को जो है मैं इस तरह कर लूँ, तो आप लोग ये वाला फार्मूला अगर यूज़ करेंगे कि 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2, तो उसको के लिए शॉर्टकट है आर इज इक्वल टू आर एन, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई जो है इसके लिए फार्मूला है 100 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टर 200 ओम होगा। और हर एक का रजिस्टर की वोल्टेज हमारे पास बराबर होगी V बाई एन। अगर 100 वोल्ट से कनेक्ट की है 100 रजिस्टर, तो 100/100 मेरे पास आ जाएगा 1, तो हर एक से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पास होगी। इसी तरह अगर मेरे पास 100 रजिस्टर्स है और उनको मैं इस तरह पैरेलल में कनेक्ट कर लूँ, तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो फिर उस केस में आर इक्विवेलेंट मेरे पास बन जाएगा आर डिवाइड बाई मेरे पास होगा एन डिवाइड बाई आर। सही है, उसके लिए फार्मूला मेरे पास ये होगा 100 डिवाइड बाई 2 50, मेरे पास आर 50 ओम होगा। आ, हर एक का करंट यहाँ पर डिवाइड होगा, सो हर एक का करंट मेरे पास टोटल करंट कितना है और कितनी रजिस्टर्स है, सो आई डैश हमारे पास बनेगा आई डिवाइड बाई एन। हमारे पास जो है अगर इन्हीं रजिस्टर में एक रजिस्टर जल जाए, एनी वन ऑफ द रजिस्टर अगर इनएक्टिव हो जाए, मीन इसको अपना काम करना छोड़ दे, वो इंसुलेटर की तरह काम कर ले, तो फिर हमारे पास जो है बाकी सारे रजिस्टर जो है वो क्या होंगे, वो हमारे पास इनएक्टिव होंगे, वो भी काम नहीं करेंगे। इसी तरह अगर पैरेलल में बात कर ले, अगर वन मेरे पास एनी ऑफ द रजिस्टर इनएक्टिव होंगे, तो बाकी रास्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और रेस्ट ऑफ द रजिस्टर्स हमारे पास क्या होंगे, वो भी मेरे पास जो है एक्टिव होंगे। ये आप लोग जो है याद रखें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कम्बिनेशन। एक बात और, अगर मेरे पास 2 रजिस्टर है R1 और ये हमारे पास है R2, लाइक सपोज ये मेरे पास है 5, ये मेरे पास है 10 ओम रेजिस्टेंस है। अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात कर लूँ, तो 1 ओवर आर ई मेरे पास बराबर था 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं R1 प्लस R2 और इसको फिर ऐड कर लेते हैं R1 प्लस R2, ये मल्टीप्लाई होता है 1 ओवर आर ई। अगर इस ई के आर ई को मैं फाइंड कर लूँ, तो मेरे पास बन जाता है R1 R2 इंटू R1 प्लस R2। अगर इस तरह मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ 5/10 के लिए, तो 1 ओवर आर ई मेरे पास रहता है 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 10, एलसीएम मेरे पास है 10, तो 5 2 जार 10 प्लस 10 1 जार 10, 3/10 मेरे पास 1 ओवर आर ई आ गया 3/10, आर ई बन जाएगा 10/3। सो ये मेरे पास तरीका है। अब यही तरीका जो है अगर पेपर में जो है आप लोग अप्लाई करेंगे, सो दिस इज़ द, ये आप लोग का इतना टाइम ज़रूर लेगा, तकरीबन जो है इतना टाइम लेगा, चांसेस है कि ये गलत हो जाए। अगर हमारे पास 2 रजिस्टर्स हो जिस तरह ऊपर थे और उसको है अगर हम पैरेलल में सॉल्व कर ले, तो इसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं कि आर इक्विवेलेंट मेरे पास बराबर होगा इनटू मल्टीप्लाई डिवाइड बाई सम। ऊपर हम लोगों ने दोनों रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको हमने सम करना है। लाइक फॉर एग्जांपल ये देख ले, ऊपर मेरे पास 5 10 थे, मेरे पास रजिस्टर 5 और 10 थे, इसको अगर इस फार्मूले से मैं देख लूँ, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 और पहले मल्टीप्लाई कर लूँ फिर ऐड कर लूँ 5 प्लस 10, मेरे पास बनेगा 50 डिवाइड बाई 15। तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर लूँ, सो 5 10 जार 50, 5 3 जार 15, ये देखे आंसर मेरे पास जो है डायरेक्टली आ गया। सही है। अगर एक R1 हो एक R2 हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे R1 R2, फिर सम करेंगे, मीन्स R1 प्लस R2। सो ये देख ले, ये वाला फार्मूला डायरेक्टली हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर आपको कहे कि एक 10 रजिस्टर है, एक मेरे पास है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 20 10 जार 200, फिर ऐड कर ले मीन्स 30, तो मेरे पास बन जाएगा 20/3, तो ये मेरे पास आर इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट के ये फार्मूला आप लोग याद रखें, this is equal to multiplication divide by sum, but this is only for 2 resistors। अगर 2 रजिस्टर हो पैरेलल में हो, तो इसके लिए आप लोग जो है ये शॉर्टकट जो है आप लोग जो है यूज़ करेंगे। एक बात और कि हमारे पास कुछ तरीके हैं, कुछ बातें हैं जो पैरेलल की बातें में करनी है। अगर मैं ये हमारे पास रजिस्टर है 1, इसको मैं इस तरह कनेक्ट
ये हमारे पास R2, ये हमारे पास हो गई R3। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये हमारे पास इस तरह हो गया। अब जो है मैं इस तरह करूँ, ये R1 इस तरह लगा लूँ, फिर मैं जो है R2 इस तरह लगा लूँ, और फिर जो है मैं R3 इस तरह लगा लूँ। याद रखें कि हमारे पास करंट फ्लो ऑफ वाटर की तरह होती है। तो अगर आपको इस तरह कनेक्ट कर ले या एक ही साइड से ले ले, तीनों हमारे पास क्या है, सेम है। सो ये भी पैरेलल कम्बिनेशन है, ये भी हमारे पास क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन है। एक और पैरेलल कम्बिनेशन है, अगर इस रेड को मैं थोड़ा इस साइड पर कर लूँ, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वायर है, अगर मैं इस रेड को ब्लू ग्रीन हमारे पास सेंटर पर है, या इस तरह देख ले आप लोग कि ये मेरे पास ग्रीन हो गया। अगर मैं इस रेड को थोड़ा पर इस साइड पर कर लूँ, ये पॉइंट यहाँ पर ले आओ, ये वाला पॉइंट यहाँ पर, तो मेरे पास क्या होगा, ये इस तरह बनेगा। सही है। अगर मैं ये ब्लू को थोड़ा राइट पर कर लूँ, लाइक फॉर एग्जांपल ब्लू को मैं इस साइड पर कर लूँ, तो क्या होगा, अब ये पॉइंट आप कनेक्शन यहाँ से ले या यहाँ से ले, इस पर कोई जो है डिफरेंस नहीं है। सो ये वाला कम्बिनेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज में आता है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज सेम टू सेम इज द प्रीवियस वन। ये भी हमारे पास, अगर ये R1 है, ये R2 है, तो आप लोगों ने इसको इस तरह डील करना है जिस तरह हमारे पास जो है ये वाला था, ऊपर वाला। सो दोनों मेरे पास क्या है, दोनों मेरे पास पैरेलल है। सो ये आप लोग जो है याद रखिए, दिस वाज ऑल अबाउट द रजिस्टर। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा हो, तो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर 0342196394। यू कैन व्हाट्सएप मी हियर।